चलिए, सो am I audible? Okay, fine. देखिए, सो वी हैव गॉन थ्रू द इवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, और अर्थ क्रस्ट के इवोल्यूशंस में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट वाज द ओरिजिन ऑफ द अर्थ, ठीक है। अलॉन्ग विथ वी हैव आल्सो गॉन थ्रू द कांसेप्ट लाइक जियोसिंक्लिन भी हमने डिस्कस किया था कि जियोसिंक्लिन क्या होता है, ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज द continental drift theory. If possible, we will go through the isostasy also. देखिए, so number one, continental drift. कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। देखो, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि आखिर ये थ्योरी और इससे रिलेटेड ये थ्योरी है क्या, मतलब व्हाट आर दोज थ्योरीज, क्यों ये डिस्कस किया गया था और ये थ्योरी आखिर आई क्यों। देखो, जितने भी ये थ्योरीज हैं, आपके जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ले लीजिए, आपके प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी ले लीजिए, ये सब सारी थ्योरीज बेसिकली इस बात को प्रूफ करने के लिए है कि हमारे जो अर्थ है, अर्थ का जो कॉन्टिनेंट और ओशियन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसा क्यों है, ठीक है। एंड इसका टोटल अरेंजमेंट, द अर्थ का टोटल अरेंजमेंट, जैसे कि हमको मालूम है कि जो धरती है या जो अर्थ है उसको हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं या तीन लेयर्स में डिवाइड करते हैं। दैट इज सबसे अंदर वाला कोर, ऊपर वाला है मेंटल, और वो उससे ऊपर वाला है क्रस्ट, ठीक है। तो ऊपर वाला लेयर इफ यू कैन डिवाइड, दैट इज द क्रस्ट, जिसके ऊपर में आज जो लैंडफॉर्म्स वगैरह है। नीचे वाला जो रीजन है दैट इज द मेंटल, ये होल पोर्शंस इट ऑल कम्स अंडर द इनर एंड आउटर मेंटल, ये सारा रीजन ले लीजिए, दीज ऑल आर मेंटल्स। दिस वन इज क्रस्ट, दिस वन इज मेंटल, और ये जो है ये कोर है। प्लस वी हैव आल्सो गॉन थ्रू द डिस्कशंस लाइक कि जो हमारा जो अर्थ का जो ये लेयर का डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें हम अगर उनके कंपोनेंट्स के हिसाब से डिवाइड करें कि क्या क्या मेजर मिनरल्स मिलते हैं, तो इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं सियाल, या जिसको हम कह सकते हैं सिलिका एंड एल्यूमिनियम। दिस वन इज सीमा, that is silica and manganese, एंड जो कोर है उसको हम लोग निफे बोलते हैं, या जिसको हम लोग निकल एंड आयरन। इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये तो हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लासेस में भी कि हमारी जो धरती है उसकी जो तीनों लेयर्स है उसको तीन पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। ये तीन अकॉर्डिंग टू द कंपोनेंट्स, मेजर कंपोनेंट्स क्या है उसके अंदर में, वी डिवाइड देम इनटू थ्री बेसिक लेयर्स। तो जैसे आपके एक तो कोर, जिसको अंदर सॉलिड डेंस पार्ट जिसको हमने कहा था, उसके ऊपर जो मेंटल है वो आपका प्लास्टिक या लिक्विड स्टेट में है, और उसके सबसे ऊपर में जो क्रस्ट है दैट इज बेसिकली इन ए सॉलिड स्टेट, ठीक है। तीन लेयर है और तीनों के कंपोनेंट्स में हमने डिस्कस किए। अब बात ये आती है कि ये तीनों लेयर का जो स्टेट है हम अगर देखें तो कोर जो है वो ध्यान रखिएगा, कोर इज सॉलिड, इट इज अ डेंस पार्ट। मेंटल जो है वो एक है लिक्विड, मतलब थोड़ा सा इट इज लिक्विड इन फॉर्म, और एक है प्लास्टिक स्टेट का, मतलब थोड़े कम, मतलब उसके
फ्लूइडिटी जो है वो कम है, ठीक है। और क्रस्ट जो है दैट इज द आपका इट इज अ सॉलिड स्टेट, ठीक है। बात ये, अब मसला अब जो प्रोविजंस ये है कि आज हम अगर आप धरती या अर्थ का हम लोग स्ट्रक्चर या देखा जाए तो नॉर्मली इफ यू कैन डिवाइड, इफ यू कैन ड्रॉ, तो इसमें आप देखिए कि अगर हम ठीक है, ये अगर आपको दिख पा रहा होगा तो दिस इज बेसिकली द अरेंजमेंट ऑफ आवर कॉन्टिनेंट, अरेंजमेंट ऑफ आवर कॉन्टिनेंट इन ऑन द अर्थ। और इसको थोड़ा बहुत अगर हम देखें तो इट इज बेसिकली द होल, ये जो है ये आपका है नॉर्थ अमेरिका, दिस इज द साउथ अमेरिका, दिस इज यूरेशिया और यूरेशिया, दिस इज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन, ये है अंटार्कटिक, सॉरी आर्कटिक, और दिस वन इज अंटार्कटिक रीजन, अंटार्कटिक रीजन, दिस इज इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और ये बाकी सारा ये मिला लीजिए। उसके अलावा दिस वन इज द अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, दिस इज द पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन, ये रशिया एंड ऑल, दिस वन इज द इंडियन ओशन, इंडियन ओशन, ये है आर्कटिक ओशंस, आर्कटिक ओशंस, इट इज अंटार्कटिक, ये ऑस्ट्रेलिया का पार्ट हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर जो भी आपको दिख रहा है, दिस ऑल इज बेसिकली द स्ट्रक्चर्स ऑफ आवर अर्थ, ठीक है। ये हमारे धरती का अरेंजमेंट है, आपके जितने भी ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स जो है, ठीक है ना। यस, ठीक है। तो ये कुछ अरेंजमेंट्स है हमारे धरती का। एक सेकंड थोड़ा सा,
देखिए ये आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, ठीक है। तो आपको इसमें आप देखोगे कि ये जो अर्थ जो मैप है इसमें आपको तीन पार्ट दिख रहे हैं, बहुत बड़े सिंपल से हैं। इसको एक तो हमारा जो लैंड मास है वो डिवाइडेड है दो पार्ट में, एक है ओशनिक पार्ट और एक है कॉन्टिनेंटल पार्ट। देयर आर सेवन बेसिक कॉन्टिनेंट्स जिसको आप लोग जानते हो, दैट इज यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, देखिए इट कैन बी, एक तो एशिया आपको दिख रहा होगा, दूसरा है यूरोप, यू आर ऑल्सो गेटिंग थ्रू, एक है अफ्रीका, उसके बाद है नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद है साउथ अमेरिका, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और नीचे में अंटार्कटिका दिख रहा है आपको। ठीक है, तो और उसके अलावा जो आपके ओशंस जो दिख रहे हैं ऊपर में देखिए, आर्कटिक ओशंस, फिर पैसिफिक ओशंस, फिर अटलांटिक ओशंस, फिर इंडियन ओशंस, फिर साउदर्न ओशंस जो नीचे वाला अंटार्कटिक ओशंस वगैरह है। तो दीज ऑल आर कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस आपको साफ साफ यहाँ पर दिख रहे हैं। अब मसला ये है कि वाई वी आर डिस्कसिंग ऑल दिस अरेंजमेंट। देखोगे कि आज इसके जो आज जो थ्योरी जितनी भी है, चाहे वो जो भी थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि अरेंजमेंट ऑफ आवर कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस, हमारे धरती में जो ओशियन और कॉन्टिनेंट का अरेंजमेंट जिस तरह से है वो आखिर ऐसा क्यों है, मतलब अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है, पहला चीज तो ये। और इसके पीछे आखिर ये अरेंजमेंट जो हुआ है आखिर ये हुआ क्यों है, व्हाई इट इज समथिंग लाइक दिस, दूसरे तरीके से क्यों नहीं है। और इसको, इसी थ्योरी को, इसी कंसेप्ट को, मतलब हमने धरती का तो इवोल्यूशन देख लिया था कि कैसे हुआ था, चाहे वो बिग बैंग के थ्योरी के थ्रू हो, चाहे दूसरे थ्योरीज जो स्टेडी स्टेट थ्योरी हो, सेंटेशियल थ्योरी हो, प्लांटेशियल थ्योरी हो, इंटरस्टेलर गैसेस की थ्योरी हो, ये जितनी भी थ्योरीज है वो बेसिकली एक्सप्लेन क्या करता है कि हमारा धरती का इवोल्यूशन कैसे हुआ था, ओरिजिन कैसे हुआ था। बट ओरिजिन के बाद सबसे बड़ी बात ये आती है कि आखिर ये जो ओरिजिन तो हो गया, बट ये अरेंजमेंट जो है ये ऐसा क्यों है, व्हाई द अरेंजमेंट इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है ना, क्यों ऐसा अरेंजमेंट है। और ये इसी अरेंजमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए ही ये जितनी सारी अलग जो थ्योरीज है वो इवॉल्व हुई है। मतलब बेसिकली ऑल दिस थ्योरीज गोज थ्रू कि आखिर ये हमारे कॉन्टिनेंट और ओशंस की अरेंजमेंट ऐसा क्यों है। ठीक है, अब इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे काम किए हैं, जैसे कि कुछ जो है दैट इज द, एक जो थ्योरी है जिसको ये एक्सप्लेन करने के लिए आता है, दैट इज लोथियन ग्रीन का, लोथियन ग्रीन की थ्योरी है, दैट इज द टेट्राहेड्रॉन थ्योरी, टेट्राहेड्रॉन थ्योरी। ठीक है, टेट्राहेड्रॉन थ्योरी ये भी एक्सप्लेन करता है कि व्हाई द अरेंजमेंट ऑफ द ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ इज लाइक दिस। ठीक है, तो सबसे पहला थ्योरी आती है टेट्राहेड्रॉन थ्योरी। दूसरी जो थ्योरी आती है जो थोड़ी जो सबसे ज्यादा क्रेडिबल आज मानी जाती है, दैट इज द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। थर्ड जो थ्योरी इसी में आती है, दैट इज द प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, ये तीन थ्योरी है जो बहुत हद तक हमारे ओशियंस और कॉन्टिनेंट के जो अरेंजमेंट्स है उसको एक्सप्लेन करता है। ठीक है, कॉन्टिनेंट और ओशन की जो अरेंजमेंट है उसको एक्सप्लेन करता है।
ठीक है। तो दीज आर द थ्री थ्योरीज। अब बात एक एक करके आते हैं कि सबसे पहले जो थ्योरी है लोथियन ग्रीन की थ्योरी क्या है। देखिए, लोथियन ग्रीन की थ्योरी सिंपल सा चीज है, एक चीज एक्सप्लेन करता है कि आखिर ये धरती का अरेंजमेंट, आखिर जो ओशियंस है या जो जितने भी हम वाटर बॉडीज लेते हैं, जो बड़े बड़े ओशियंस महासागर बोलते हैं, why they are mostly dominated in the southern hemisphere where the land is dominated in the in the northern hemisphere। देखोगे कि अगर पूरा अरेंजमेंट हम देख लें तो चाहे आप हमारा ये नॉर्थ अमेरिका, फिर ये साउथ अमेरिका, इधर में जितने अफ्रीका का पोर्शंस ले लो, या इधर में इंडियन ओशियंस, बाकी सारी चीजें, और इधर में आपके अफ्रीकन और बाकी जो पोर्शंस हैं, ये देखोगे कि जितने भी अरेंजमेंट है ये सारा चीज ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा है, वेयर द साउदर्न हेमिस्फीयर में मोस्टली क्या है, वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज है, मतलब इट इज डोमिनेटेड बाय द आपके दिस ओशियंस, ये बोलता है। तो why all this continent is in the northern hemisphere and whereas mostly, मतलब लैंड मास, कॉन्टिनेंट नहीं बोलेंगे, लैंड मास जो ज्यादा है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा है कंपेयर टू द साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ये एक अरेंजमेंट। आखिर ऐसा फिर क्यों है, इस तरह के अरेंजमेंट क्यों है यहाँ पर। तो लोथियन ग्रीन बोलते हैं कि भाई इंडिया का, या जो हमारे धरती का जो इवोल्यूशन हुआ था, जो ओरिजिन हुआ था, वो बेसिकली इट वाज अर्थ जो पहले बनी थी वो हॉट बॉल ऑफ फायर था, मतलब इट वाज बेसिकली ए हॉट बॉल ऑफ फायर जो आप समझ लीजिए जो धीरे धीरे ठंडा हो रहा था। ठीक है, धीरे धीरे ठंडा हो रहा था। अब इसको ठंडा होने का कंसेप्ट ये रहा कि हमारे ग्लोब या अर्थ को अगर हम बोले तो कोई भी चीज अगर स्पेस में है या यूनिवर्स में है और वो बहुत तेज रोटेट कर रही है, घूम रही है, तो घूमने के चलते क्या होगा कि वो मोस्टली किसी भी कोई भी चीज बेसिकली स्फेरिकल शेप में लेगा, मतलब दे विल रोटेट एंड ड्यू टू द रोटेशन द अरेंजमेंट ऑफ द मतलब द स्ट्रक्चर जो लिक्विड के फॉर्म में है या हॉट बॉल ऑफ फायर के फॉर्म में है, वो मोस्टली स्ट्रक्चर लेगा स्फेरिकल शेप का। ठीक है, स्फेरिकल शेप का। बट धीरे धीरे या बॉडी वो क्या कोशिश करेगी कि अपने अंदर एक ऐसा शेप ले जिसमें वो लार्ज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम कैन होल्ड इन ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्पेस, मतलब लार्ज वॉल्यूम होगा और कम स्फेरिकल एरिया होगा। दैट इज द मतलब कि सरफेस एरिया कम होगा, वेयर एज द वॉल्यूम विल बी द मैक्सिमम। क्लियर है। और इसका स्ट्रक्चर, इसका शेप सिर्फ हमें स्फीयर में ही मिलता है, मतलब स्फीयर एक ऐसा शेप है जहां पर वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा कंपेयर टू द सरफेस एरिया। जो स्फीयर का जो शेप है अकॉर्डिंग टू द लोथियन ग्रीन, कि स्फीयर का जो शेप है एक ऐसा शेप है जहां पर वॉल्यूम सबसे ज्यादा होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम होता है, और सरफेस एरिया थोड़ा इसका कम होता है। दैट इज अ यूनिक स्ट्रक्चर्स। बट अर्थ के संग ऐसा नहीं हुआ, मतलब ये कहना ये चाहते हैं कि हमारी जो धरती है वो स्फीयर शेप की नहीं है, रैदर यहां पर वॉल्यूम कम है और सरफेस एरिया ज्यादा है, ये कहना चाहते हैं ये आपके लोथियन ग्रीन। और इसके लिए उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि हमारी धरती पूरी तरह से सॉलिड मास नहीं थी जब बनी थी, पहले ये मतलब एक लिक्विड स्टेट में थी या प्लास्टिक स्टेट में थी, और धीरे 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 ऊपर का लेयर ठंडा हुआ, ऊपर का लेयर ठंडा हुआ, जल्दी ठंडा होगा तो वो ठोस हार्ड बन गया, जबकि अभी भी नीचे का लेयर ठंडा हो रहा था, या धीरे धीरे लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा था, बट वो धीरे धीरे हो रहा था। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि जब ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट जो था पहले वो सॉलिड स्टेट में हुआ, तो ऊपर का जो लेयर अभी भी लिक्विड स्टेट मतलब सॉलिड स्टेट में तो पहले से कन्वर्ट हो चुका था, अंदर वाला धीरे धीरे सूख रहा था, धीरे धीरे ठंडा हो रहा था। ठंडा होने के चलते वो जैसे जैसे क्रस्ट मतलब जैसे जैसे वो सॉलिड बना, वो कॉम्पैक्ट होता गया, मतलब सॉलिड होता गया, कॉम्पैक्ट हुआ, और कॉम्पैक्ट होने के चलते वो धीरे धीरे कम स्पेस लेना शुरू किया, और कम स्पेस लेने के चलते ऊपर का और नीचे के बीच का लेयर में मतलब नीचे का जो लेयर है वो ठंडा हो रहा था, और ऊपर के लेयर में धीरे धीरे जगह गैप बनता शुरू हो गया, क्योंकि ऊपर का पहले जम गया है, नीचे का धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। तो ठंडा होने के चलते नीचे का लेयर
ठंडे होने के चलते बीच में स्पेस, बीच में जगह छूट गया या खाली स्पेस आ गया, और इस खाली स्पेस के चलते क्या होगा कि ऊपर का जो क्रस्ट है टूट के नीचे आना शुरू हो गया। मतलब ऊपर का जो प्रेशर के चलते, क्योंकि जगह कम है, जगह खाली है, तो खाली में तो भरना पड़ेगा ना भाई, तो ऊपर का टूट के नीचे दबना शुरू हो गया। और इस दबने के चलते यहाँ जो अर्थ का जो आज दिख रहा है आपको कि ये कॉन्टिनेंट जो है, ऊपर ऊपर लेयर जो बड़े बड़े मास ऊपर तक निकले हुए हैं वो है, और जो दबा हुआ जो लेयर है वही है ओशियन का रीजन। जो दब गया है, जो लैंड मास नीचे दब गए हैं, वो हो गया ओशियन, जहां पर वो ओशियन पानी वगैरह या ओशियन वगैरह बनेंगे। इट मीन्स कि हमारे धरती का जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली में एक तरह से टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर है। अब मैं टेट्राहेड्रॉन डायरेक्टली इसमें ड्रॉ करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए एक बार। इसको आप वैसे ले लो कि इट इज समथिंग लाइक दिस, एंड हमारे इट इज द स्ट्रक्चर। ये हमारे टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर है, आपको दिख रहा होगा ये, एक बार ऐसे करके बना लो। दिस इज द टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। मतलब धरती का स्ट्रक्चर ऐसा है कंपेयर टू ऐसा। क्लियर है? अब ये क्यों, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए बोले कि ये जो एरिया है, ये एरिया सबसे ज्यादा सरफेस एरिया लेता है, वैसे वॉल्यूम कम होता है, और इसी के चलते ये सब सारी चीजें, अर्थ का अरेंजमेंट ऐसे हुआ था क्योंकि ये जो रीजन है दब गया था, जहां पर क्रस्ट और उसके मेंटल के बीच में जगह खाली हुई तो वो दब गए, और दबने के चलते कुछ कुछ धरती का स्ट्रक्चर एक मतलब ट्रायंगुलर शेप का टेट्राहेड्रॉन, आप वैसा ले लो, एक मतलब जो आपका पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर होता है ना, इट इज समथिंग लाइक दैट, उस तरह का स्ट्रक्चर में डेवलप हो गया। और पिरामिड के जितने कोन आपको दिख रहा है, जो कोन ये दिख रहा है, ये सब सारे कोन में कॉन्टिनेंट बने, मतलब दीज ऑल आर बेसिकली द कॉन्टिनेंट। और जितने भी फ्लैट स्पेसेस हुए, मतलब कोन वाला जो एरिया होगा उसमें कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन हुआ, और जितने भी फ्लैट एरिया होंगे वहां पर ओशियंस वगैरह रहेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर या ये बेसिकली कंसेप्ट था आपके दिस फोल आपके लॉथियन ग्रीन की थ्योरी में। तो लॉथियन ग्रेन यही बोलते हैं कि भाई धरती का जो स्ट्रक्चर आपको जो दिख रहा है आज की वो स्फेरिकल शेप का है, इट इज नॉट बेसिकली स्फेरिकल, रैदर इट इज टेट्राहेड्रॉन इन स्ट्रक्चर। क्यों? वो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जितने भी ओशियन और कॉन्टिनेंट का जो अरेंजमेंट है, आप देखिएगा जितने भी कॉन्टिनेंट है वो ट्रायंगुलर शेप में है, चाहे आप ये ले लीजिए, चाहे आप इसको ले लीजिए, चाहे ये स्ट्रक्चर ले लीजिए, चाहे कोई भी स्ट्रक्चर आप देखोगे वो मोस्टली दे आर ट्रायंगुलर इन शेप, बीच में उठा हुआ है और वो ट्रायंगुलर शेप में अरेंजमेंट उसका बना हुआ है। ये ट्रायंगुलर अरेंजमेंट के चलते आज जो धरती का जो स्ट्रक्चर है, बेसिकली धरती का जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रॉन है रादर देन स्फेरिकल। ठीक है, क्लियर है? फाइन। तो फर्स्ट थ्योरी रिगार्डिंग द टेट्राहेड्रॉन, मतलब द अरेंजमेंट ऑफ द ओशियंस एंड द कॉन्टिनेंट, इज बेसिकली द लॉथियन ग्रीन की थ्योरी टेट्राहेड्रॉन। क्लियर है? समझ में आया? चलो, अब बात ये आती है कि जो टेट्राहेड्रॉन की जो उन्होंने जो थ्योरी दिया था वो बहुत हद तक चीजों को एक्सप्लेन करता था, बट इसके अरेंजमेंट, इसके जो अरेंजमेंट वगैरह या इसके जो एविडेंसेस है, मतलब उसको बहुत लोगों ने, मतलब ठीक है इट हैज बीन एक्सेप्टेड, बट ये अरेंजमेंट दिया था, बट ये स्ट्रक्चर जैसे कि आज जो हम लोग कहते हैं कि हमारा जो जो ओशियंस और कॉन्टिनेंट का जो स्ट्रक्चर है वो सेम नहीं है, वो बदलता रहता है या चेंज होता रहता है। धीरे धीरे देखा गया है कि बहुत सारे ओशियन और कॉन्टिनेंट आपस में जुड़ रहे हैं, बिखर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब मूव कर रहे हैं इधर उधर। तो आखिर ये कैसे हुआ फिर? मतलब हाँ, अगर ये चीजें सीखे, ये तो स्टेबल बता रहा है,
मगर ये स्टेबल अगर ऐसा होता तो भाई ये अलग अलग जो स्ट्रक्चर्स जो हमें मिल रहे हैं कि आज एक कॉन्टिनेंट एक दूसरे के पास से दूर हो रहा है, कोई पास में आ रहा है, इसकी फिर थ्योरी के बेसिस में इसको डिस्क्रेडिट कर दिया गया कि भैया यही नहीं है, कुछ तो है, आपने सिर्फ अरेंजमेंट बताया, बट आखिर ये चीजें हो कैसे रही है, डेवलप कैसे हो रहा है, ओशियंस और कॉन्टिनेंट पास या दूर क्यों जा रहा है, इसके पीछे उन्होंने कोई थ्योरी नहीं बताई थी। ठीक है, तो लोथियन ग्रीन वाज समथिंग ही गिव द मतलब कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग ये कैसे चीजें अरेंजमेंट है, ये स्ट्रक्चर कैसा है, बट ये ऐसा चेंजेबल है, ये चेंज हो रहा है, डायनेमिक हो रहा है, बदल रहा है, ये चीजें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए ही उन्होंने बेसिकली अरेंजमेंट दिखाया आपका ये दूसरे थ्योरीज आई, दैट इज रिगार्डिंग द अदर थ्योरीज। तो उसके लिए आखिर जो अरेंजमेंट जो है इट विल कम्स अंडर द कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, वो क्या है, और उसके बाद आपके प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। ठीक है, होप समझ में आया होगा सबको ये वाला। ठीक है, चलिए थोड़ा सा लिख लो लोथियन ग्रीन की थ्योरी एक बार। लिखिए लिखिए, द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस, हेडिंग डाल लीजिए लोथियन ग्रीन थ्योरी ऑफ टेट्राहेड्रॉन, लोथियन ग्रीन थ्योरी ऑफ टेट्राहेड्रॉन। लिखो, लोथियन ग्रीन proposed Lothian Green proposed the theory of tetrahedron in which he tried to explain in which he tried to explain the origin of the continent the origin of the continent and the ocean basin, origin of the continent and the ocean basins। full stop। The first attempt regarding this is given by Lothian Green is given by Lothian Green and Lothian Green tried to explain the intricate problems of the origin of the continent and oceans, origin of the continent and oceans, and the characteristics features
of their distributions and the characteristics features of their distributions. Full stop. He gave the theory of tetrahedron. He gave the theory of tetrahedron and he stated that number one, dominance of land areas in the northern hemisphere. Number one, dominance of land area in the northern hemisphere and oceans or water bodies in the southern hemisphere. Second, he also stated that the continent and oceans are mostly triangular in shape. Third, presence of continuous ring of land around the north polar sea, ऊपर वाला portion, north polar sea and north polar sea and location of south pole in land areas surrounded by water from all sides. Next, एंटीपोडल अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड द ओशियंस, मतलब एक तरफ अगर कॉन्टिनेंट है तो दूसरे ठीक उसके ऑपोजिट तरफ क्या होगा, ओशियंस होगा। ये बेसिकली ये कहते हैं कि अगर हम कोई ये ले लें, आपका सपोज करो दिस इज ए आपका पिरामिड, अगर मान लो इसको हम पिरामिड की तरह स्ट्रक्चर्स लें ऐसे, अगर आपको अरेंजमेंट देख पा रहे होगे आप लोग तो मोस्टली दिस इज द, अगर ये अरेंजमेंट हम पिरामिड का लेते हैं तो ये टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर इट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना, ये इस तरह का टेट्राहेड्रॉन होगा। अब ये जो टेट्राहेड्रॉन है देखोगे ऊपर वाला जो पॉइंटेड रीजन है ठीक इसके ऑपोजिट में फ्लैट रीजन है, ये पॉइंटेड रीजन है ठीक इसके ऑपोजिट में फ्लैट रीजन है, ये पॉइंटेड रीजन है ठीक इसके ऑपोजिट में फ्लैट रीजन है। तो कह ये रहे हैं कि भाई जो मतलब जो कॉन्टिनेंट है और जो ओशियंस है उनका अरेंजमेंट कुछ ऐसा है कि जो पॉइंटेड रीजन है या जो एपेक्स रीजन है उसके एपेक्स रीजन के ठीक ऑपोजिट में फ्लैट रीजन है। मतलब इसको आप वैसे समझ लो कि दीज आर द ऐसे कुछ इसका अरेंजमेंट है। तो अब ये ऐसे पकड़ लीजिए, तो ये फ्लैट रीजन के ठीक पॉइंटेड रीजन के ठीक ऑपोजिट ये है, ये पॉइंटेड रीजन के ठीक ऑपोजिट ये है, ये पॉइंटेड रीजन के ठीक ऑपोजिट ये है और ये पॉइंटेड रीजन के ठीक ऑपोजिट ये है। तो कहने का मतलब ये है कि जो पॉइंटेड है उसके ठीक ऑपोजिट में क्या है, फ्लैट है।
तो जो फ्लैट एरिया है उस फ्लैट एरिया में ओशियंस है, जबकि पॉइंटेड एरिया में क्या है, लैंड मास या कॉन्टिनेंट है। ये कहना ये चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ, the largest extent of the Pacific Oceans, the largest extent of the Pacific Oceans covering one third area of the globe, covering one third area of the globe. And last, location of the, yeah, presence of the large fold mountains, presence of the large fold mountains around the Pacific Oceans, large fold mountain around the Pacific Oceans. Lothian Green based his theory, Lothian Green based his theory on the principle of geometry, on the principle of geometry, which states that sphere is a structure, which states that sphere is a structure which has largest volume, which has largest volume, या maximum volume as compared to its surface area, as compared to its surface area, whereas tetrahedron is a structure, whereas tetrahedron is a structure which have minimum volume, which have minimum volume या least volume with respect to its surface area. Next, Lothian Green stated that Lothian Green stated that that a sphere, if subjected to uniform pressure, a sphere if subjected to uniform pressure will transform into the shape of tetrahedron, मतलब इसको अगर बहुत ज्यादा प्रेशर दिया जाएगा तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स में वो कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर्स में वो कन्वर्ट हो जाएगा. Uniform pressure will convert into the tetrahedron and the same thing has happened to the earth. And same thing has happened to the earth, in which he stated that the earth was originally sphere in shape, the earth was originally sphere in shape,
but it gradually begins to cool and due to loss of heat, the outer part of the earth cooled, the outer part of the earth cooled. However, the inner part was still liquid. However, the inner part was still liquid. And since the upper part is already solid, there is a gap between the inner part and the upper part. And consequently, the upper part, consequently, the upper part collapsed. Consequently, the upper part collapsed on the inner part, and ultimately the earth began to assume and ultimately the earth began to assume the shape of tetrahedron. Shape of tetrahedron. However, he also stated that the earth cannot be converted into cannot be converted into a true tetrahedron, a true tetrahedron due to structural variations. Due to structural variations. Next, next. According to Lothian Green,
Yes. ठीक है, तो नेक्स्ट लिख लीजिए थोड़ा। Lothian Green, Lothian Green stated that Lothian Green stated that all the four oceans, that is the Pacific Oceans, that is the Pacific Oceans, comma the Atlantic Oceans, comma the Indian Oceans, and the Arctic Oceans were created on all the four plains। आप टेट्राहेड्रॉन में जाओगे तो चार प्लेन्स होंगे, एक दो तीन चार, ठीक है ना, चार प्लेन्स होंगे, और all the four plains and these plain faces could retain water, and these plain faces could retain water because of the fact that because of the fact that they were lower they were lower as they were created due to the subsidence of the crust, created due to the subsidence of the crust। Full stop। Continents were formed mostly at the apices continents were formed mostly at the apices and 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 the three vertical meridional edges and three vertical meridional edges represents North and South America, ऊपर वाला North and South America, comma Europe and Africa, यूरोप एंड अफ्रीका, ये वाला पोर्शन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, ये वाला यूरोप एंड अफ्रीका। थर्ड एशिया, while the fourth lower part represents the Antarctica। ठीक है, represents by Antarctica। Full stop। Last, the tetrahedron theory however explain the arrangement of the oceans and the continents in a better way but it has certain issues and due to which it is not scientifically accepted
by by certain by certain scientist. फुल स्टॉप। क्रिटिसिज्म्स लिख लो इसका, लोथियन ग्रीन का। इट इज आर्ग्यूड दैट इट इज आर्ग्यूड दैट कि भाई अगर धरती घूम रही है तो घूमने के टाइम में ये टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर को मेंटेन करना बड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, लिख लो। इट इज आर्ग्यूड दैट द बैलेंस ऑफ द अर्थ द बैलेंस ऑफ द अर्थ in the form of a tetrahedron in the form of a tetrahedron while rotating on a apex while rotating on an apex cannot be maintained। सबसे पहला मतलब एपेक्स पे रोटेट कर रहा है तो इसको इस तरह से मेंटेन करना बड़ा डिफिकल्ट है, कैनॉट बी मेंटेन्ड। नंबर टू, द अर्थ इज रोटेटिंग सो रैपिडली ऑन इट्स एक्सिस the earth is rotating so rapidly on its axis that the spherical earth cannot be converted into a tetrahedron cannot be converted into a tetrahedron while contracting on cooling contracting on cooling एंड थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म्स प्लेट टेक्टोनिक या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बोलता है। देखो टेट्राहेड्रॉन क्या बिलीव करता है कि जो लैंड और ओशियन है वो परमानेंट है, वो चेंज नहीं होता, मूव नहीं करता इधर उधर। ठीक है, जबकि इस चीज को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ने कि भैया ऐसा नहीं है, कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट करता है, उधर उधर मूव करता है, और अगर मूव करता है तो फिर टेट्राहेड्रॉन थ्योरी रॉन्ग है। क्योंकि टेट्राहेड्रॉन थ्योरी क्या बोलता है कि ये स्टेबल है, लैंड मास क्या है, स्टेबल है, और इसके चलते ये अगर स्टेबल है तो फिर भैया कोई मतलब इसका मतलब ये ऐसे ही फिक्स्ड है। बट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि ऐसा नहीं है, कॉन्टिनेंट और ओशियंस अगल बगल मूव करते हैं। ठीक है ना, तो दैट इज द थ्योरी। तो लास्ट लिख लो, टेट्राहेड्रॉन थ्योरी बिलीव इन द टेट्राहेड्रॉन थ्योरी बिलीव इन द concept of permanency of continent and ocean basin permanency of continent and ocean basin however the the continental drift theory already explained however the continental drift theory already explained the movement of continent and the oceans the movement of continent and the oceans। ठीक है, क्लियर है। तो दैट इज द कंसेप्ट रिगार्डिंग द आपका लोथियन ग्रीन थ्योरी। चलिए ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए आपने। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन पुट इन द कमेंट। नेक्स्ट आते हैं, तो दिस इज द लोथियन ग्रीन थ्योरी। नेक्स्ट है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी।
बाय अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर, ठीक है। तो अल्फ्रेड वेगनर ने ये थ्योरी दी था। अच्छा, एक इनसे पहले भी एक जन ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में एफ बी टेलर ने भी दिया था, बट वी विल नॉट डिस्कस दैट वन, वी विल गो टू डायरेक्टली टू द अल्फ्रेड वेगनर थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। देखो, पहले आप समझो कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आखिर बोल क्या रहा है। अच्छा, अगर इसको थोड़ा एक प्री कंसेप्ट नॉलेज हमारे पास पहले से ये होनी चाहिए कि जो हमारा जो अर्थ है वो 3 लेयर में है। ओशियन मतलब कि सीमा, मतलब दैट इज नीफे, सीमा एंड सियाल। सियाल ऊपर वाला, सीमा नीचे वाला मतलब मेंटल वाला पोर्शन, और नीफे बन जाएगा नीचे वाला पोर्शन, दैट इज नीफे हम लोग जिसको बोलते हैं। नीफे सॉलिड है, सियाल भी, सियाल सॉलिड है और क्रस्ट के फॉर्म में है, और जो सीमा है वो क्या है आपका लिक्विड या प्लास्टिक स्टेट में। समझ रहे हो ना, मतलब आप कुछ वैसा समझ लो कि नीचे वाला बॉल बीच में लिक्विड है और उसके ऊपर में सॉलिड है। इट मींस कि द क्रस्ट कैन, मतलब द कोर कैन रोटेट लाइक दिस, मतलब घूम सकता है, और उसे घूमने के चलते डायनेमो इफेक्ट पड़ता है जिसके चलते ग्रेविटेशनल पुल वगैरह जनरेट होता है, ग्रेविटेशन मतलब मैग्नेटिक पोल वगैरह जनरेट होता है, दैट इज समथिंग डिफरेंट, जिसको जियो मैग्नेटिज्म और बाकी सारी चीजें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। बट इसमें क्या बोलता है कि जो क्रस्ट है मतलब जो कोर है वो सॉलिड है, ऊपर का लिक्विड और ऊपर में क्रस्ट, दैट इज द सॉलिड। बट मसला यहां पर यह है कि ये समझो कि जो अर्थ धरती कूल ठंडी हो रही थी, तो ऊपर का जो क्रस्ट का जो लेयर है वो क्रस्ट का लेयर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि क्रस्ट का लेयर पूरा एकदम सॉलिड शील्ड टाइप का बना हुआ, जबकि बीच में उनके क्रैक्स हैं, आपस में बीच में क्रैक है, और वो क्रैक आपस में घूमता टिकरता रहता है, मतलब आपस में रोटेट मतलब घूम रहा है पूरा। ये कंसेप्ट आता है आपके कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट नाम से ही मालूम चल रहा है कि जो कॉन्टिनेंट है दे स्टार्ट ड्रिफ्टिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ड्रिफ्ट कर रहा है। अब इसके पीछे थ्योरी या फोर्स कौन कौन सी है, तो कुछ लोगों ने बोला था मून का जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसके चलते रोटेट या घूम रहा है, कुछ बोल रहा है नीचे के जो नीचे से जो सब्सटेंस वगैरह जो फोर्स निकल रहा है लावा और मैग्मा का, उसके चलते भी मूव करता है। कुछ लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल मतलब धरती जो घूम रही है रोटेशनल फोर्स के चलते कभी कभी ये चीजें हो रही है। कुछ लोग बोले ग्रेविटेशनल पुल के चलते भी इधर उधर होता है। तो फोर्स, ये 3-4 फोर्सेस हैं। बहुत हद तक जो फोर्स आया, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बोला है कि भैया नीचे से जो लावा निकल रहा है और नीचे से जो इवेक्शन कन्वेक्शन फोर्सेस जो निकल रही है उसके चलते ये चीजें होती है, मूव करती है। बट वहां तक हम बाद में पहुंचेंगे, पहले वेगनर ने क्या बोला था इसको पहले समझ लो। वेगनर ने बोला कि हमारी जो धरती है जो ऐसी आज दिख रही है वो ऐसी ही नहीं थी पहले। ठीक है, हमारी जो धरती है आज जैसी दिख रही है वैसी नहीं थी एक्चुअली में। एक तो था हमारा जो पूरा लैंड मास जो था हमारे धरती का, जो भी आप लैंड मास आप देख रहे हो, चाहे कॉन्टिनेंट्स की जितने भी चीजें हैं या ओशियंस वगैरह या कॉन्टिनेंट वगैरह जितने भी हैं, वो एक जगह कंपाइल्ड थे, एंड दिस कंपैक्ट मतलब एक ही जगह चिपके हुए थे, और इसको हम लोग बोलते थे पेंजिया। पेंजिया। और ये बाकी का जो था वो ओशियन था, उसको वो लोग नाम वो देते हैं पैंथालासा। ये एफ बी टेलर ने भी यही बोला था, और ये भाई भाई साहब ये जो वेगनर जी है जर्मन थे, उन्होंने भी यही चीज बोला कि जो एक्चुअली में जो पेंजिया है वो क्या है, लैंडमास है, मतलब पूरा जो आज का कॉन्टिनेंट जो भी आपको दिख रहा है वो सब एक ही जगह इकट्ठा था, एक ही संग जुड़ा हुआ था, और बाकी का जो एरिया था वो ओशियंस था, दैट वाज नोन एज पैंथालासा। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि इनके बीच में डाइवर्जेंस होना, मतलब सब दूर दूर होने होते गए, और दूर होने के चलते ये चीजें बटी 2 पार्ट में और अलग अलग पार्ट्स में, और यहीं पर एक नया ओशी बना और उस सी का नाम दिया गया टेथिस सी। टेथिस सी, दैट इज ओपनिंग द टेथिस सी इज बेसिकली ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स।
अपर एंड लोअर, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में जाने के चक्कर में ये बीच का एक वो सी बना, दैट इज द टेथिस सी। ठीक है, ये जो टेथिस सी बना, ये दो लैंड मास को दो पार्ट में डाला। ठीक है, एक था लॉरेशिया, लॉरेशिया या लॉरेशियन जिसको बोलते हैं, और दूसरा जो आया गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। ठीक है, दिख रहा है आपको, पिक्चर्स वगैरह क्लियर है कि नहीं वो? ठीक है, समझ में आया? तो दो, लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड, और ये दो पार्ट में डिवाइडेड हुआ, बीच में टेथिस सी खुला। और इस चीज को जो एक्सप्लेन जो अल्फ्रेड मतलब एफ बी टेलर करते हैं, एफ बी टेलर बोलते हैं कि ऐसा हुआ भी था, ऐसा हुआ था, और इसके चलते मतलब एक इक्वेटरवार्ड मूवमेंट, एक नॉर्थवार्ड मूवमेंट, ये जो मूवमेंट हुई थी, ये मूवमेंट हुआ था टाइडल फोर्स ऑफ द मून के चलते। ठीक है, टाइडल फोर्स ऑफ द मून के चलते वो एफ बी टेलर ने बोला था। बट यहां पर क्या है कि मूव हुआ था कौन, एक ऊपर और एक नीचे आया था, और दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ ए टेथिस सी। यहां पर क्या बना था, टेथिस सी बना, और इस टेथिस सी ओशन मतलब आज जो चीजें थी, इसको याद रखिए, क्योंकि इसमें हम लोग जब वो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें और आपको मालूम चलेगा कि जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट को धक्का मारेगा, तो हमारा जो ये आपका ये हिमालयंस बनेंगे, तो वी विल कम देयर। बट फिलहाल के लिए आप समझ लो कि ये चीजें ऐसी हुई थी, दैट वाज द लोरेशिया एंड गोंडवाना लैंड। ठीक है, उसके बाद धीरे 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 चीजें और एक्सपैंड होती गई, और ड्यू टू दिस पूरा कॉन्टिनेंट जो है, पूरा जो धरती है, वो पूरी तरह से एक्सपैंड होती गई। अलग अलग जो कॉन्टिनेंट है दूर दूर जाते गए, चलते गए, और जिसके चलते आज धरती का स्ट्रक्चर हमें जैसा दिख रहा है, इट इज ऑल ड्यू टू दिस। इट मीन्स कि कॉन्टिनेंट्स आर ड्रिफ्टिंग इन वेरियस डायरेक्शंस, कॉन्टिनेंट्स आर ड्रिफ्टिंग इन वेरियस डायरेक्शंस, और जिसके चलते आज धरती का पूरा स्ट्रक्चर्स वगैरह इस तरह का है। अब ये दो बातें निकल के आती है कि भाई आखिर ये जो कॉन्टिनेंट जो ड्रिफ्ट कर रहे हैं, आखिर कर क्यों रहे हैं? चलो हम लोग मान लिए कि क्रस्ट था, क्रस्ट में क्रस्ट जो है पूरा कॉन्टिन्यूअस नहीं, वो टूटा टूटा है, ब्रेक ब्रेक पार्ट में है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेट्स, अलग अलग, तो क्रस्ट इधर उधर मूव कर रहे हैं, प्लेट्स मूव कर रहे हैं, जिसके चलते ये सब सारी चीजें अरेंजमेंट इस तरह की हो रही है। बट बात ये आती है कि आखिर ये होता कैसे है, पहला तो ये है, और इसके एविडेंसेस क्या क्या दिए गए थे एल्फ्रेड वेगनर। तो एल्फ्रेड वेगनर ने बहुत सारे एविडेंसेस दिए थे कि ये जो कॉन्टिनेंट और ओशियंस है मूव कर रहे हैं, मतलब कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर रहे हैं। उसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज है, बहुत सारे एविडेंसेस है, और बहुत सारे एविडेंसेस क्लियर भी है, सही भी है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि कौन कौन से एविडेंसेस एल्फ्रेड मतलब एल्फ्रेड वेगनर ने दिए थे, तो एविडेंसेस regarding the continental drift, evidences regarding the continental drift। सबसे पहला नंबर वन, जिग्सो, एक एक करके लिख लीजिए, दिख रहा है कि
jigsaw fit of the continent. Second, geological evidences. Third, fossil evidences. Fossil evidences. फिर geodetic evidences. ठीक है, नेक्स्ट आता है कार्बोनिफेरस ग्लेशिएशन एविडेंसेस एंड एक है ग्लोसोप्टोरिस एविडेंसेस। ठीक है, तो ये आपके कुछ एविडेंसेस हैं जो अल्फ्रेड वेगनर ने दिए थे। ठीक है, चलिए लिख लीजिए थोड़ा सा। लिखो, द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी was given by Alfred Wegener. The continental drift theory was given by Alfred Wegener. Alfred Wegener, and he proposed that the continent where once a part of the single landmass which were known as supercontinent or Pangea, and it begins to break apart into various continents ठीक है, it includes the development of the Tethys Sea, the development of the Tethys Sea
and two bigger landmass and two bigger landmass, that is Laurasia and Gondwana land. Laurasia and Gondwana land. According to him, according to him, the continents drifted, the continents drifted through the oceanic crust. The continent drifted through the oceanic crust, forming the present day configurations, forming the present day configurations of continents, of continents. Full stop. Next, according to Wagner, according to Wagner, the drift mostly take place in two directions. The drift mostly take place in two directions. Number one, towards the equator. Number one, towards the equator. And towards west. And towards west. सबसे पहला टुवर्ड्स द इक्वेटर क्यों जा रहा था? The land mass या the continent move towards equator due to the force of gravity, due to the force of due to the interactions of forces of gravity. Second, due to centrifugal force. Second, due to centrifugal force due to Earth's rotations. Centrifugal force due to Earth's rotations. And buoyancy, 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 ठीक है? Whereas the westward movement is due to tidal current, of the Earth's motions. Tidal current due to Earth's motions. That is, Earth rotates from west to east. That is, Earth rotates from west to east. West to east. So tidal current acts from east to west. So tidal current acts from east to west. इधर move करेगा. Full stop. Next. Wegener gave various concepts, various evidences
to prove his theory, gave various evidences to prove his theory, and it include and it include number one, jigsaw fit theory. It include number one, jigsaw fit theory. आप देखिएगा कि जिग्सॉ फिट में कि जितने भी हमारे जो लैंड मास और कॉन्टिनेंट के मास है, जो आपके कॉन्टिनेंट के एरियाज है, दे बेसिकली कम टुगेदर, वो आराम से एक पूरी तरह से जिग्सॉ पजल नहीं होता जो आराम से आगे फिट हो जाएंगे। जैसे देखोगे आपके जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, अगर आपस में उसको अटलांटिक सिक्स को हटा दिया जाए और दोनों को चिपका दिया जाए तो पूरी तरह से एकदम एग्जैक्ट वो फिट हो जाएंगे पूरे लैंड मास में। तो ये क्या बताते हैं कि भाई ये सब सारे चीजें पहले आपस में आराम से फिक्स हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और साइड में जो अभी रिसेंट में जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ वगैरह बने हुए हैं या जो स्लोप वगैरह है, वो तो डिपोजिशन के चलते बन गया है, अदरवाइज उसको हटा दिया तो पूरी तरह से चिपक जाएंगे वो सारे। तो दैट वाज द फर्स्ट एविडेंसेस। तो सबसे पहले लिख लो जिग्सॉ फिट, जिग्सॉ फिट लिखो। द सिमिलैरिटी इन आउटलाइन, the similarity in outline of the coastline, the similarity in outlines of the coastline of the eastern South America, of the eastern South America and eastern South America and South America and Africa and West Africa West Africa can can fit can fit can fit like a jigsaw puzzle, like a jigsaw puzzle like a jigsaw puzzle. Next, second, geological evidences. Second, geological evidences. लिखिए। Wegener stated that Wegener stated that geologically both the coast of Atlantic geologically both the coast of Atlantic are also identical are also identical ठीक है। and also the Caledonian and Hercynian mountain and also the Caledonian and Hercynian mountain Caledonian and Hercynian mountain of the western and eastern coastline या coastal areas of the western and eastern coastal areas of Atlantic
are similar and identical. ठीक है, नेक्स्ट इसी के अंदर लिख लो द एप्लेचियन APPLACHIANS द एप्लेचियंस of the northeastern region, Appalachian of the northeastern region of North America are compatible with the mountain system of Ireland, Wales, and northwestern Europe, ठीक है, नेक्स्ट इज फॉसिल एविडेंसेस, लिख लीजिए देयर इज ए marked similarities and many examples of fossils found on separate continents suggesting the continents were once joined. ठीक है, the examples of fossils like लिख लो the examples of fossils like Glossopteris, GLOSSOP, TERIS, Glossopteris, which is mostly found in the northern hemisphere, like Antarctica, is also present in the southern region, like South Africa, Australia, India, even Antarctica. Next, geodetic evidences. लिखो there are several geodetic evidences which shows similar
rocks, which shows similar rocks of same ages, similar rocks of same ages present in present in two different regions, present in two different regions, which is somewhat which is somewhat impossible, which is somewhat impossible if the continental drift is not correct, if the continental drift is not correct. Next, carboniferous glaciation evidences, carboniferous glaciation evidences. लिख लीजिए, the evidence of carboniferous glaciations, the evidence of carboniferous glaciations of Brazil, comma Falkland, comma South Africa, comma South Africa, comma Peninsular India, Peninsular India, comma Australia, comma Australia, and Antarctica, and Antarctica further prove the evidences of, further prove the evidences of unification of all land masses, unification of all land masses in one region, ठीक है, during the Carboniferous period. ठीक है, समझ में आया? तो दिस वाज द थ्योरीज ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. नेक्स्ट, थोड़ा सा चैलेंजेस ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. क्या क्या इश्यूज थे, क्रिटिसिजम्स जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में वेगनर को फेस करने पड़े थे. देखो, वेगनर ने काफी अच्छा एक्सप्लेन किया था ये सब सारी चीजों का, मतलब इट वाज गुड और करेक्ट भी है बहुत हद तक. बट जो फोर्स ये बोल रहे हैं ना कि टाइडल फोर्स और ये ग्रेविटेशनल फोर्स और जो बायोन्सी वगैरह है, वो उतना पावरफुल नहीं होता है कि इससे इतने बड़े लैंडमास को यहां वहां घुमा सके. ठीक है ना? तो क्रेडिबल फोर्स ये लोग ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए, जो एक्सप्लेन किया प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी ने. ठीक है, तो कॉन्टिनेंट कैसे मूव किया, उसके पीछे फोर्स क्या थी वो नहीं बता पाए. मूव तो किया, अभी भी कर रहा है, बट फोर्स ही कांट एक्सप्लेन. दैट वाज द फर्स्ट क्रिटिसिज्म ऑफ द वेगनर. तो लिख लीजिए, सबसे पहला, वेगनर फेल्ड टू एक्सप्लेन, वेगनर फेल्ड टू एक्सप्लेन the credible force, the credible force which compel the drifting, which compel the drifting as gravitational force,
comma force of buoyancy as gravitational force, comma force of buoyancy and tidal force of the sun and moon is not sufficient, is not sufficient to drift the continent. Next, the concept of jigsaw fit is also not fully correct. मतलब ठीक है, उसमें कुछ इसको थोड़ा जस्टिफाई किया जा सकता है, बट ये भी एक क्रिटिसिज्म है भी है कि पूरी तरह से जिग्सॉ फिट नहीं होता, बीच में गैप वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, तो वो भी चीजें हैं. लिखो, द एविडेंस ऑफ जिग्सॉ फिट is also not fully correct, is also not fully correct, as in various places, as in various places we cannot exactly fit the continent. And last, Wagner cannot explain, Wagner cannot explain why the movement took place, why the movement took place only in the Mesozoic era and not before, only in the Mesozoic era and not before. And not before. ठीक है. So this was the criticisms of the Alfred Wegener. ठीक है. So this is regarding the continental drift theory by Alfred Wegener. ठीक है. नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक देखेंगे, विल स्टार्ट फ्रॉम द आपका प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी. ठीक है, चलिए.